करते हैं इतिहास में। कल हम लोगों ने, मतलब पिछली क्लास में हम लोगों ने विदेशियों के विवरण देखे थे, और विदेशियों के विवरण में हम लोगों ने मेगास्थनीज तक शायद कर लिया था। मेगास्थनीज के बारे में मैंने कुछ लिखवाया था कि ये इंडिका इन्होंने लिखी, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे। ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आया है एग्जाम में। हम लोगों ने यहां तक कर लिया था। इसे लिखना, अगले पॉइंट से लिखना, डायमेकस सीरियन नरेश, डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस ये नाम है। डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस जो कि बिंदुसार के दरबार में, जो कि बिंदुसार के दरबार में आए, है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, इनके दरबार में ये रहे। नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट में, ये बड़ी फेमस, इसके पीछे एक कहानी भी है। एंटियोकस से बिंदुसार ने तीन चीजें मंगवाई थी। एक स्वीट वाइन, मीठी मदिरा, दूसरी एक अंजीर, और तीसरी चीज उन्होंने मंगवाई एक दार्शनिक। और एंटियोकस ने दो चीजें तो भेज दी, यूनानी दार्शनिक को उन्होंने नहीं भेजा, क्योंकि यूनानी दार्शनिक को उन्होंने कह के मना कर दिया कि वो किसी और के लिए काम नहीं करते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी कहानी है। चलो नेक्स्ट लिखना, ये हमारे 6 के 6 कंप्लीट हो गए। तीन आए थे सिकंदर के साथ में, और ये तीन फिर सिकंदर के बाद। कुल मिला के ये 6 यूनानी लेखक सबसे पहले भारत आए। इन्होंने इन भारत की राजनीति, राजनीति, समाज, इन सब के बारे में लिखा, और इनसे पता भी चलता है। अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से अब देखो, यूनानी लैंग्वेज में और एक रोमन लैंग्वेज में है। ये दो लैंग्वेज में दो किताबें मिलती हैं। ये सबसे पुरानी किताबों में से एक है। एक है यूनानी भाषा में लिखी गई टॉलेमी की किताब ज्योग्राफी। किताब तो ये नाम ज्योग्राफी है इसका, लेकिन ये किताब ज्योग्राफी की नहीं है, हिस्ट्री की किताब है। हालांकि इसमें ज्योग्राफी की भी कुछ चीजों का जिक्र है। ये माना जाता है कि टॉलेमी जब इंडिया आया तो उसने अपने रास्ते भर का वर्णन इसमें लिखा कि वो कहाँ कहाँ से होके आया और रास्तों के बारे में जानकारी उन्होंने दी, पेड़ पौधों के और बाकी चीजों के बारे में भी उन्होंने लिखा। इसलिए उस किताब का नाम उन्होंने ज्योग्राफी रखा। लेकिन इसमें समाज और राजनीति के बारे में भी जानकारी मिलती है, तो ये किताब इतिहास की भी है। और एक दूसरा राइटर थे, इनके राइटर तो, इस किताब के राइटर तो अननोन है, लेकिन ये रोमन लैंग्वेज में लिखी गई, तो ये माना गया कि किसी रोमन व्यापारी ने ये लिखी होगी किताब। इसका नाम था पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किताब का नाम है ये। एरिथ्रियन का मतलब होता है लाल, रेड। तो ये रेड सी के बारे में जिक्र है। एक्चुअली इस किताब में, जहां आज स्यूज कैनल है, उस समय तो नहीं थी। यहां से स्वेज नहर के बाद रेड सी शुरू हो जाता है, भारत की ओर जब आते हैं। तो मिस्र से भारत की यात्रा का जिक्र है इसमें। यात्रा का भी जिक्र है और रास्ते का भी जिक्र है। तो ये सबसे पुरानी किताब है जो भारत में, भारत के सी रूट के बारे में जानकारी देती है। और कहते हैं कि ये रोमन ने भी, ये किताब किसी ने लिखी थी। 80 से 115 ईस्वी के आसपास की ये किताब मानी जाती है। 80 एडी से 115 एडी के आसपास की ये मानी गई, लेकिन इसके लेखक अज्ञात है ना।
अब ये जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किताब है, इसमें भारत के प्राचीन बंदरगाहों का जिक्र है, विशेष तौर पर अरब सागर के। हालांकि कुछ बंदरगाहों का, जैसे ताम्रलिप्ति, उसके बारे में भी यहाँ पता चलता है। ताम्रलिप्ति कलकत्ता के आसपास का बंदरगाह था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट था ईस्ट एशिया के साथ व्यापार के लिए, तो उनके बारे में भी यहाँ पता चलता है। तो आप लिखना ये क्वेश्चन आया है जो मैंने अभी बताया आपसे। नेक्स्ट लिखिए। देखो, एक राइटर हुए प्लीनी, ये रोमन राइटर है प्लीनी। ये कहा गया रोमन राइटर माने इटालियन कोई व्यापारी थे ये। और इन्होंने इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिका। देखने से तो लगता है ये किताब हिस्ट्री की हो, लेकिन किताब ज्योग्राफी की है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, पहाड़ों, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। ये तो नहीं पता ये एग्जैक्टली इसी लिखी कब गई, लेकिन पहली सदी ईस्वी में लिखी गई। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। अब ये लैटिन में लिखी गई है। अच्छा, एक बात इसके बारे में और लिख लीजिए, है ना, क्योंकि ये प्लिनी इटालियन पर्सन थे, तो लैटिन भाषा में लिखते थे। ये एक व्यापारी थे जो भारत आए व्यापार के उद्देश्य से, क्योंकि रोमन व्यापारी आते थे। इससे भारत और इटली के बीच में होने वाले व्यापार के बारे में भी जिक्र मिलता है। इन्होंने ही रेशम का जिक्र किया है सबसे पहले। रेशम के कपड़े का बड़ा अच्छी मांग थी यूरोप में, रेशम और सूती के कपड़े की, तो उन दोनों का जिक्र इनकी किताब में इसमें मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखते हैं। देखो, ये व्यापारी मैंने आपको दो लिखवाए, दो टाइप के अभी तक हम लोगों ने किताबें देखी और विदेशी विदेशियों को देखा। एक विदेशी जो यूनानी थे, अलेक्जेंडर के साथ आए, कुछ अलेक्जेंडर के बाद आए। क्योंकि अब यूनान तो यूरोप में ही था, बाद में वहां यूनान की जगह रोम का राज्य बना, तो फिर रोमन व्यापारी भी भारत आए, तो मैंने आपको रोमन्स का भी जिक्र किया। तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यापारी थे भारत आने वाले, जिन्होंने इलाबोरेटली इंडिया के बारे में लिखा, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा, दैट वर चाइनीज ट्रेवलर्स। चाइनीज ट्रेवलर्स में तीन सबसे इंपॉर्टेंट थे। अब ये इंडिया बेसिकली आए बुद्धिज्म से प्रेरित होकर, क्योंकि भारत से ज्यादा बुद्धिज्म चाइना में और एशिया में फैला। ये माना गया कि सबसे पहले बुद्धिज्म अफगानिस्तान के रास्ते चाइना में पहुंचा, और अफगानिस्तान क्या उस समय तक्षशिला होता था वो, तो तक्षशिला और फिर उसके बाद नालंदा के रास्ते सदर्न हुन्नान प्रोविंस में वो पहुंचा और चाइना में एंटर किया। लोग वहां से फिर पढ़ने के लिए, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए भारत आए। तीन चीनी यात्री सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आने वाले थे फाहियान, चाइनीज ट्रेवलर्स में। दूसरे ह्वेन सांग का नाम आता है इंपॉर्टेंट। और तीसरे नंबर पर एक और है, इत्सिंग हम लोग कहते हैं। हालांकि आ, ये तीनों ट्रेवलर्स हैं, आ, आ, इत्सिंग, ठीक है। आ, हालांकि कुछ और भी राइटर्स थे, जैसे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा, लेकिन वो इंडिया नहीं आए। आ, इंडिया के बाहर ही वो रहे। जैसे सबसे पहले ऐसे राइटर थे, एक नाम था उनका सुमाचीन। सुमाचीन फर्स्ट सेंचुरी बीसी के एक राइटर हैं, भारत के बारे में कुछ कुछ लिखते हैं, चीन के इतिहास, सॉरी सॉरी, चीन के इतिहास के बारे में
इन्होंने सबसे ज्यादा लिखा। इन्हें चीन के इतिहास का जन्मदाता भी कहते हैं, फादर ऑफ चाइनीज हिस्ट्री भी कहते हैं। फिर फाहियान आए। एक और राइटर माने जाते हैं फाहियान के बाद आने वाले, सुंग युन। लेकिन ये बहुत कम समय तक रहे इंडिया में, बंगाल और बिहार तक ये सीमित रहे। कुछ समय के लिए नालंदा आए और फिर वहां से लौट गए, तो इसलिए इनका जिक्र कम होता है। फिर ह्वेनसांग आए, और तीसरे नंबर पर इत्सिंग थे। एक और राइटर थे ह्वेनसांग के बाद, जिनकी हालांकि भारत तो नहीं आए, लेकिन इन्होंने भारत के बारे में लिखा जरूर। चाइनीज ही थे। इनका नाम था हवली। होली भी इनको कहते हैं। ये ह्वेनसांग के दोस्त थे। ह्वेनसांग ने की जीवनी लिखी इन्होंने, क्योंकि ह्वेनसांग ने इनको काफी बातें बताई होंगी वहां जाके, तो उन्होंने फिर ह्वेनसांग के बताए हुए डिस्क्रिप्शन के आधार पर ह्वेनसांग की जीवनी लिखी और भारत का भी जिक्र उसमें किया। एक फिर ये है। फिर इत्सिंग का मैंने नाम बताया ही आपको, क्योंकि इत्सिंग तो इंडिया आए भी और ये रहे भी नालंदा विश्वविद्यालय में, पढ़े भी यहाँ और फिर बाद में लौट के गए। सबसे लास्ट में एक चाइनीज ट्रेवलर आते हैं, हालांकि वो 13वीं शताब्दी के आसपास आते हैं, जब तुगलक वंश का रूल होता है यहाँ पर। चाउजुकुआ उनका नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इनको आपको एक क्रम से लिखवा दूंगा। चाइनीज ट्रेवलर्स में तीन सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताए। इनके बारे में खूब एग्जाम में भी आता है। बाकियों के बारे में तो केवल क्रम आ सकता है, सीक्वेंस आ सकता है कि पहले कौन है या बाद में कौन है, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी गए और उन्होंने उसका जिक्र किया है अपनी किताब में। और उन्होंने ये बताया है उसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जैसा कोर्ट था, वैसा कोर्ट सारी दुनिया में नहीं, वैसा दरबार सारी दुनिया में नहीं है। वो कहते हैं कि वो ऐसा है कि जैसे उसे देवदूतों ने बनाया हो। इंसानों की के बस की बात नहीं है उसको बनाना उस तरीके से। तो बस जस्ट इतना लिख लीजिए कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अच्छा, इन्होंने एक और चीज कही। इन्होंने कहा कि जो आपने कौड़ी का नाम सुना है, कौड़ी? हाँ, शेल्स। हाँ, वही कौड़ी है ना। इन्होंने कौड़ियों का जिक्र किया है कि भारत में वस्तु विनिमय में कौड़ियों का यूज होता है। तो ये इनकी एक बात है। नेक्स्ट लिखना। देखो, इनकी जो ये किताब है, जो इन्होंने लिखी थी, जिसमें ये सब मिलता है डिस्क्रिप्शन, उसका नाम है फो क्यो की। किताब का नाम है। और भारत को इसमें टी एन चू कहा है। ये भारत का नाम है इस किताब में, टी एन चू और फो क्यो की। तो ये एक बात और लिख लीजिए, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ खुशहाली, बताओ। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही गया ये, क्योंकि ये उस समय यही रूल करते थे, तो बुलाया होगा ओके। उन्हें। क्योंकि ये नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में ही थी, और गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र भी रही, तो पटना में ही मतलब। तो ये गए होंगे वहां, तो उसका जिक्र किया है इन्होंने। अच्छा, ओके। एक इस किताब में और डिस्क्रिप्शन है उनका। कहीं पर भी चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार के का जिक्र नहीं है, लेकिन इनकी किताब में मिलता है उसका जिक्र भी। चंद्रगुप्त मौर्य के महलों के बारे में भी इन्होंने वर्णन किया है। मतलब राज दरबार क्या, उसके महलों के बारे में जिक्र किया है इन्होंने। क्योंकि बोथ आर डिफरेंट। उस समय जब ये गए तो उनके महल वहां पर थे, समाप्त नहीं हुए थे। ये कहा गया कि वो लकड़ी के थे, लकड़ियों के बने हुए महल थे। बाद में वो खराब हो गए होंगे, इसलिए उनके कोई अवशेष नहीं मिलते। लेकिन इन इसकी किताब से जिक्र मिलता है उनका, कि चंद्रगुप्त मौर्य के बड़े शानदार महल थे। 1000 पिलर वाला महल था उनका।
जिसमें 1000 पिलर थे। ये इन्हीं की किताब में जिक्र मिलता है। चलिए। हाँ शीतल। सर अभी आपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिखाया था ना, तो फिर हाँ इसमें हाँ चंद्र हाँ। हाँ, विक्रमादित्य भी लिखवाया है मैंने। और इसमें मौर्य का जिक्र भी आता है, इनकी किताब में चंद्रगुप्त मौर्य का भी जिक्र आता है। ओके सर इसलिए ओके। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक आते आते, चंद्रगुप्त मौर्य के काल तक कोई स्थायी भारत में बहुत कम ऐसी इमारतें हैं जो मिलती हैं। क्योंकि ये इलाका जो था, ये जंगल वाला इलाका था। फॉरेस्ट यहाँ बहुत ज्यादा होते होंगे, अभी भी देखने को मिलता है क्योंकि बारिश खूब होती है। तो लोग लकड़ी के घर वर बनाते थे, इसलिए परमानेंट कोई ऐसी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती। अब इतिहासकार इसी जुगत में रहते हैं कि कुछ पता चले। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में भी, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के महलों के बारे में भी पता चलता है इस किताब से। क्योंकि जब ये गए वहां पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, यानी गुप्तों के समय में, यानी लगभग लगभग 700 साल बाद, तब तक उनके महल थे। चंद्रगुप्त मौर्य के महल तब तक थे पटना में, मतलब पाटलिपुत्र में। तो ये जो किताब है इनकी, फोक्यो की, उसमें इसका जिक्र मिलता है। उसके महलों का वर्णन मिलता है इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य के महलों का वर्णन मिलता है। ठीक है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का भी मिलता है, दोनों का मिलता है। तो आप इस बात, तो अब इसमें हेडिंग डालना हुएन सांग, क्योंकि दूसरे यही थे। HUENSANG पहले लिखवाया है। देखो, इनकी किताब का नाम है CU की। ये आया है कई बार एग्जाम में कि जो इन्होंने किताब लिखी जिसमें भारत का जिक्र है, उसका क्या नाम है। तो किताब का नाम है CU की। तो लिखना सबसे कंटिन्यूएशन में लिखना। देखो, ये हर्ष के समय में भारत आए। हर्षवर्धन जिनका नाम है, उनके समय में ये इंडिया आए। 13 वर्ष तक ये भारत में रहे। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की। बाद में हर्ष के दरबार में भी ये गए। और हर्ष के दरबार में इन्हें अ, अ, सम्राट ने कोई पद भी दिया था। बाद में जो संगति हुई, हर्ष के समय में बौद्ध संगति हुई थी एक, हालांकि वो वैसी नहीं थी जैसे पहली थी। सामान्य एक असेंबली थी जो प्रयाग में हुई। और प्रयाग प्रशस्ति में बल्कि इसका जिक्र भी है। उसमें ह्वेनसांग ने ही लीड किया था, उसके चेयरमैन थे ह्वेनसांग ही थे। और दूसरे, इन्होंने हर्ष को एक नाम दिया, शिलादित्य। हर्ष को ये शिलादित्य के नाम से पहचानते हैं, अपनी किताब में भी ये उसका जिक्र करते हैं, तो शिलादित्य के नाम से करते हैं। ठीक है। तो आप लिख करके लिखना है यहाँ। इनके मित्र थे जिनका नाम था हुबली। हवली भी कहा गया है, हवली हुबली एक ही बात है। इन्होंने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। ह्वेनसांग की बायोग्राफी लिखी है इन्होंने। और भारत का भी फिर उसमें जिक्र मिलता है, हालांकि ये कभी इंडिया नहीं आए। तो देखो, ये किसी के दरबार वगैरह में नहीं गए, लेकिन एक लंबे समय तक नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में ये रहे। कुछ समय इन्होंने वहां पढ़ा और फिर कुछ समय इन्होंने वहां पढ़ाया भी। ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ा लिटरेचर का, बुद्धिस्ट लिटरेचर का जो ट्रेजर था, वो अपने साथ लेके गए। विनय पिटक, मतलब जो त्रिपिटक है, विनय, अभिधम और सुत्त, तीनों की ये भारी संख्या में कॉपियां अपने साथ लेके गए थे चाइना। और इन्होंने कुछ कुछ लिखा भी अपनी यात्रा के बारे में। तो विशेष तौर पर इनकी इनके डिस्क्रिप्शन से शिक्षण संस्थाओं के ऊपर प्रकाश पड़ता है। भारत में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उस समय, नालंदा और विक्रमशिला,
जैसे एक बार नोट में आया है, मतलब पीसीएसजे के पेपर में आया है, नालंदा और विक्रमशिला, है ना। शिक्षा प्रणाली के ऊपर इनका बेसिकली कंसंट्रेशन था। तो उसके ऊपर खूब हाँ, मैं ये बता रहा था आपको, ये पीसीएस में आया है, पीसीएसजी में मेंस एग्जामिनेशन में पूछा है, नालंदा और विक्रमशिला, इनके ऊपर अलग से नोट करेंगे हम। एंशियंट टाइम में एजुकेशन के ऊपर एक लिखेंगे, एक ठीक सा वो लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, एक जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को कवर करता हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है।